गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? और इस प्यारी सी सुबह का आप सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। और आप लोग पीछे देख रहे होंगे जो मैंने कल एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। और वो वीडियो क्या है, क्लास 9th की जो साइंस है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए फर्स्ट चैप्टर का मैंने पार्ट 1 वीडियो क्या किया है, अपलोड कर दिया है। और आज पार्ट 2 वीडियो मैं उसका बनाने जा रहा हूँ जिसमें बस थोड़ा सा टॉपिक बचा है। तो पहले पार्ट वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि उससे बहुत कुछ चीजें आपको सीखने की मिलेंगी। देन आप पार्ट 2 वाला वीडियो देखेंगे तो आपको दोनों चीजों को रिलेट करने का मौका मिलेगा और आपको पूरी चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो मैं एक बार लाइटली में बता देता हूँ, ब्रीफली में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था। मैंने आप लोगों को शुरुआत से बताया था पदार्थ क्या होता है, ठीक है। पदार्थ की परिभाषा बताई थी, पदार्थ की अवस्था दो स्वरूप की थी, एक भौतिक स्वरूप और एक रासायनिक स्वरूप। उसके पहले भी ऋषियों मुनियों ने क्या बताया था कि जो हमारे पृथ्वी पर जो मतलब कहते हैं ना कि पंच तत्व से मिलकर के बना है, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो पंच तत्व से मिलकर के हमारा पूरा सारे पदार्थ बने हुए हैं। यानी कि हम और आप भी क्या है, एक पदार्थ है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जहां भी रहते हैं वहां स्थान घेर लेते हैं और हमारा और आपका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ये सारी ढेर सारी बातें हुई थी। फिर ठोस अवस्था के बारे में बात हुई थी, फिर द्रव अवस्था के बारे में बात हुई थी, ठीक है। आज जो मुझे बात करनी है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था हो गया था, विसरण बता दिया था, कैसे कोई चीज आपस में क्या करती है, मिक्स होती है। विसरण का मतलब होता है कि इन दो पदार्थों का आपस में स्वतः मिल जाना विसरण कहलाता है। वो सारी बातें हुई थी। आज जो मैं बात करूंगा आपकी गैसीय अवस्था के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और उसके पहले मुझे एक और छोटी सी बात करनी है। और जो अपवाद आता है, अपवाद के तौर पर मैंने कल एक बताया था, स्पंज वाला बताया था ना कि स्पंज ठोस है या गैस है। तो आप लोगों ने देखा था कि स्पंज क्या होता है, ठोस होता है। उसी तरीके से अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, जो कि अपवाद है, अपवाद का मतलब है जो परिभाषा के विपरीत जाता है उसको क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं कि आप लोग अभी इस चीज को तुरंत एक्सेप्ट करोगे। आप कहोगे कि ठोस और द्रव दोनों में घनत्व किसका ज्यादा होता है। घनत्व का मतलब होता है कौन सी चीज ज्यादा घनी होती है, तो आप तुरंत आंसर दोगे कि ठोस, ठीक। यानी ठोस क्या है, द्रव की अपेक्षा ज्यादा घनी है। तो घनी है तो इसका मतलब भारी भी होगी। अगर भारी है तो इस ठोस को इस द्रव में डूब जाना चाहिए, ठीक। मेरी बात से आप लोग समझ रहे हैं। अगर डूब जाना चाहिए तो ऐसा क्यों होता है कि जब पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो टुकड़ा ऊपर क्यों तैरता है। ये अपवाद है, ठीक। बर्फ क्या है, ठोस। पानी क्या है, द्रव। ठोस जो है द्रव की अपेक्षा ज्यादा घनी है, यानी ज्यादा भारी होगी, ज्यादा भारी होगी तो उसको डूब जाना चाहिए, लेकिन वो तैर क्यों रही है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में आपके पेपर में आ जाए। तो आप कहोगे कि जो बर्फ होती है, यानी जो ठोस होता है, वो बर्फ के लिए ही ऐसी बात बोलेगा, ठीक है। जो बर्फ है जो ठोस के रूप में है, वो बनी कैसे होगी, उसके पानी के जो सारे कण होंगे वो आपस में पास पास आ गए होंगे जब आपने उसको कम तापमान पे रखा होगा। जब कम तापमान पे रखा होगा तो सारे कण पास पास आए होंगे, लेकिन कण जब पास आ रहे थे तो उनके बीच जो एयर थी ना, वो एयर भरती जा रही थी। तो जो एयर है वो एयर भर गई तो कण पास तो आ गए लेकिन एयर भर गए। और एयर क्या होती, द्रव से हल्की होती, क्योंकि एयर क्या, गैस। और जब इस ठोस रूपी बर्फ को इस पानी में डुबाया जाएगा तो जो बर्फ के कणों के बीच में जो वायु भरी है, यानी जो एयर भरी है, वो एयर क्या होगी, हल्की। तो वो हल्की जो एयर है वो इस पानी में डूबने की वजह पानी के ऊपर आकर के क्या करेगी, तैरेगी। और जब एयर आकर के तैर रही है तो एयर के बीच में फंसा कौन है, बर्फ के टुकड़े फंसे हैं, यानी कि ठोस के। तो ठोस भी क्या करेगा, आकर के तैरना शुरू कर देगा। तो आंसर क्या बता दोगे कि सामान्यतः ठोस का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ठोस का घनत्व द्रव से अधिक होता है, लेकिन बर्फ पानी पर तैरती है। इसका कारण क्या होता है, बर्फ की जो संरचना होती है एक पिंजरे जैसी होती है। क्योंकि पिंजरे में जिस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ यहाँ पर तो कण होते हैं, यहाँ यहाँ कण होते हैं, लेकिन इस पिंजरे के बीच में क्या होती है, खाली जगह होती है। उस खाली जगह में हवा भरी होती है, ठीक। तो गैस भर गई और गैस का जो घनत्व होगा वो द्रव की अपेक्षा कम होगा, तो गैस पानी में रहने की वजह पानी की सतह पर आ जाएगी। और पानी की सतह पर अगर गैस आ गई तो उसके साथ बर्फ का टुकड़ा भी क्या करेगा, आकर के तैरेगा, ठीक। तो आप इतनी बातें अगर पेपर में आ जाएंगे तो आप पेपर में अपने हिसाब से परिभाषा को परिभाषित कर सकते हो और नंबर जो है अच्छे ले सकते हो। तो एक ही अपवाद था, ठीक। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठोस अवस्था के बाद, द्रव अवस्था के बाद आती है आपकी गैसीय अवस्था। गैसीय
अवस्था। अब गैसीय अवस्था क्या कहती है? गैसीय अवस्था का मतलब हो गया, और ये अवस्था सबसे आखिरी है, इनकी अगर आप गुण की बात करोगे तो इनका जो होता है ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। तो आप लिख सकते हो कि जो गैस होते हैं इनका आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों निश्चित नहीं होते हैं, या लिख दो दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी इनकी ना तो सीमा स्पष्ट होती है, ठीक है, और ना तो इनका आकार फिक्स होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। किसका? गैस का। ठीक, एक तो ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहोगे कि इनके कणों की जो गति होती है, यानी कि जो गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं इनकी जो कणों की जो गति होती है ना वो अनियमित होती। अनियमित का मतलब होता है कहीं भी किसी भी तरफ क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो इसलिए कणों की गति क्या कहोगे, अनियमित होती है। तीसरा पॉइंट आप इसके बारे में क्या लिखोगे, इनमें अच्छा कणों की अनियमित गति है, मतलब एक कण दूसरे के टच में है ही नहीं है। क्यों नहीं टच है? क्योंकि कणों के बीच में आकर्षण बल की क्या होती है, कमी होती है। आकर्षण बल की कमी होती है। ठीक, अच्छा आकर्षण बल की कमी क्यों होती है? सब एक दूसरे से पॉइंट रिलेट करते हैं बेटा। ठीक, कणों के बीच आकर्षण बल की कमी क्यों होती है? क्योंकि गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। रिक्त स्थान क्या होता है, ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे ज्यादा होता है। ठीक, मेरी बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक, इसके बाद इनका जो विसरण होता है, विसरण का मतलब क्या बताया था कि दो पदार्थों का आपस में स्वतः मिल जाना, तो इनका विसरण सबसे तेज होता है, क्योंकि इनका विसरण कराने वाले जो कण होते हैं ना वो अनियमित गति करते हैं, इनके बीच रिक्त स्थान होता है, कोई बल होता नहीं, इसलिए फ्री है। तो फ्री होंगे तो कहीं भी क्या कर सकते हैं, फटाफट इधर उधर जाएंगे, तो विसरण जो होगा यानी कि गैस के माध्यम से जो विसरण होगा वो सबसे तीव्र होता है, सबसे तीव्र होता है। ठीक, अच्छा अगला पॉइंट आप क्या बता सकते हो? ठीक है, जैसे अगला पॉइंट अगर आप ये निकालो, इनका संपीड़न। संपीड़न का मतलब क्या, इनको दबाया जा सकता है? तो आप कहोगे इनको दबाया जा सकता है। कैसे? आप लोगों के घरों में खाना बनाने वाला सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में क्या भरी होती है, गैस भरी होती है। उस गैस को जब आप सिलेंडर में आप ऐसे ऐसे हिलाओगे तो आपको दिखेगा कि लगेगा, फील होगा कि कोई लिक्विड भरा है। यानी उस गैस को इतना दबा दबा के भरा गया, इतना दबा के भरा गया है कि वो गैस जो है द्रव रूप में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो इसका मतलब इनकी जो संपीड़िता है सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, मतलब इनको आप ज्यादा प्रेस करके रख सकते हो। ठीक है, इतनी बात हुई। ठीक, उसके बाद जैसे है एलपीजी की मैंने बात करी, सीएनजी के जो गैस व सिलेंडर आते हैं, ठीक है, उनमें भी क्या करते हैं, गैसों को इस तरह ना दबा करके रखा जाता है। तो दबा करके रखने की प्रवृत्ति को ही बेटा संपीड़िता बोलते हैं, ये समझ लेना। ठोसों में संपीड़िता सबसे कम होती थी, क्यों? क्योंकि उसके कण बहुत पास पास होते थे, उन कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है। जब नहीं होता है तो जो पहले से ही चिपक के बैठे उनको आप कहाँ से दबा पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, द्रव में संपीड़िता जो होती है ठोसों की अपेक्षा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि द्रव में जो कण होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। जब दूर दूर हो जाते हैं तो उनके बीच में क्या भर जाती है, गैस। तो जब आप उसको दबाओगे तो दब जाएगा। जैसे आप एक गुब्बारे में पानी भर लो, गुब्बारे के ऊपर आप क्या करो, उसको दाब लगाओ, तो देखोगे गुब्बारा साइड से फैलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव क्या कर रहा है, दब रहा है। द्रव दब रहा है तो गुब्बारा उसकी वजह से क्या कर रहा है, फैल रहा है। और गैसों में क्या है, गैसों में पार्टिकल यानी कण जो इतने दूर दूर है, उनके बीच में इतनी ज्यादा हवा भरी कि जब आप उसको दबाओगे तो वो रिक्त स्थान जो था भरता है। जब रिक्त स्थान भरेगा तो जाहिर सी बात है संपीड़िता सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आप संपीड़िता का क्रम लिखोगे तो संपीड़िता जो होती है सबसे ज्यादा कहाँ होती है बच्चों, गैस में। ठीक है, उससे कम कहाँ होती है, द्रव में, और सबसे कम कहाँ होती है, ठोस में। सबसे कम होती है ठोस में। इतनी बात समझ में आई? अब आगे बात करते हैं कणों के बीच आकर्षण बल। अच्छा, कणों के बीच आकर्षण बल, तो अब तो आप आसानी से बता सकते हो ना, कणों के बीच आकर्षण बल। अगर मैं आपसे पूछूं कणों के किस अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, तो क्या बताओगे आप? ठोस में
आकर्षण सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच दूरी नहीं होती है, तो दूरी बहुत कम होती है, इसलिए बल क्या होता है, ज्यादा होता है। उससे कम आकर्षण बल कहाँ होगा बेटा, द्रव में, क्योंकि द्रव क्या हो गया, थोड़ा सा दूर दूर हो गया, तो उनके बीच आकर्षण बल जो होता है इनकी अपेक्षा कम होता है, लेकिन गैस की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, अगर आकर्षण बल की बात ये हो गई, अगर हमने कहा कणों के बीच रिक्त स्थान यानी खाली जगह, तो खाली जगह किसके पास सबसे ज्यादा होती है, इसके पास। सबसे कम कहाँ होती है, ठोस के पास। अगर आपके पेपर में क्या आ जाए कि ठोस द्रव गैस में रिक्त स्थान का घटता हुआ क्रम लिखिए, तो घटता क्रम का मतलब क्या होगा पता है, फिर आप इसको पलट के लिखोगे। घटता क्रम का मतलब सबसे ज्यादा रिक्त स्थान गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में, तो घटता क्रम। ये कौन सा क्रम है, ये क्रम है आपका बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम किसका, रिक्त स्थान का। ये बढ़ता क्रम किसका, बल का, बढ़ता क्रम। ठीक, तो इसको उल्टे भी पूछ सकते हैं, और कुछ उदाहरण के तौर पे भी आपसे पूछ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास बर्फ का टुकड़ा है, आपके पास पानी है, आपके पास भाप है, तो बताओ कहां पर आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो बर्फ के टुकड़े में आकर्षण बल कम, उससे कम द्रव में, और सबसे कम कहाँ होगा, गैस में होगा। इतनी मुझे लगता है अब तक के सारे उदाहरण से आप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, इतना मैं रफ कर देता हूं। अगला पॉइंट है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन यानी तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव, देखो क्या होता है। जैसे सबसे पहला एक पॉइंट आता है आपको गलन। ठीक, गलन क्या होता है, गलन क्या होता है, गलन एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा शब्द है कि जब भी कोई ठोस वस्तु अपने आप को किसमें परिवर्तित करती है, द्रव में, उसको बोलते हैं कि ठोस क्या करके गल गया। साधारण भाषा में तो हम लोग बोलते हैं ना घर में कि वो चीज क्या करके गल गई। जैसे आप देखते हो कहीं कभी बारिश होती है तो जो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, वो बर्फ थोड़ी देर में क्या करती, गल जाती है। अब सोचो बर्फ वो गल के किस में चली गई होगी, द्रव में, तो उस समय क्या होता है, उसका हो जाता है गलन हो जाता है, क्योंकि बर्फ बर्फ क्या करके गल गई। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज होती है जो गलनांक होता है, एक शब्द आएगा गलनांक। गलनांक को कैसे आप परिभाषित करोगे, वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस वायुमंडलीय दाब पर द्रव में क्या करती, बदल जाती है। यानी कि गलनांक का मतलब जिस पॉइंट पर कोई ठोस वस्तु द्रव में क्या करके बदल गई। एक बात मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बताऊं। मान लो आपके फ्रीजर में आपकी रखी एक तरीके से बर्फ का टुकड़ा रखा था, उस बर्फ के टुकड़े का टेम्परेचर कितना रहा होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप उस बर्फ के टुकड़े को आपने फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दिया होगा, तो आपने एक परिवर्तन देखा होगा कि वो उस बर्फ के टुकड़े का धीरे धीरे हिस्सा क्या करता है, गलना शुरू हो जाता है। मतलब पहले इतना गलता है, फिर इतना गलता है, फिर इतना गलता है, फिर इतना गलता है, फिर इतना, और थोड़ी देर में आप देखेंगे पूरी जो बर्फ होती है वो क्या करती है, पानी में बदल जाती है। तो हुआ क्या, ठोस किस में बदल रही है, द्रव में बदल रही है। ठीक, ठोस द्रव में बदल रही है। तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के किस में बदल गई, द्रव में। तापमान नहीं बदला होगा, ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के द्रव में बदल गए। अच्छा, किसने बदला होगा, फ्रीजर में जब तक थी तब तक तो उसका तापमान शून्य था, लेकिन जैसे आप उसको बाहर लेकर के आते हो तो अगल बगल की जो टेम्परेचर होता है, यानी जो अगल बगल का तापमान होता है, वो फ्रीजर की अपेक्षा होता है ज्यादा। तो अगल बगल के तापमान से प्रभावित होकर के ये बर्फ का टुकड़ा क्या कर गया, गल करके उसने अपने आप को द्रव में क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। तो गलनांक को अगर आपको परिभाषित करना होगा तो आप क्या बोलोगे, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी ठोस वस्तु अपने आप को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लेती, वही उसका क्या कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है, या गलनांक पॉइंट कहलाता है। ठीक, समझ में आई इतनी बात। ठीक है, अब जैसे बर्फ का जो गलनांक होता है, बर्फ कितने टेम्परेचर पर गलती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
सेल्सियस पे, लेकिन अगर इसी को कभी कभार पेपर में केल्विन में पूछ लेता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर और 273 केल्विन आपका होता है केल्विन पैमाने पर होता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, डिग्री सेल्सियस भी एक पैमाना है ताप का और केल्विन भी ताप का एक पैमाना है। जितना तापमान आपका सेल्सियस पे 0 होता है उतना ही केल्विन पर कितना होता है, 273 होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बर्फ का जो गलनांक बिंदु है सेल्सियस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ का गलनांक बिंदु केल्विन पर कितना है तो 273 बताओगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि आपका डिग्री सेल्सियस और जो केल्विन होता है ये 0 पर, तो ये आपका होता है 273 पर। ठीक, इतनी बात होगी क्लियर। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला पॉइंट है क्वथन। अगला पॉइंट है आपका क्वथन। क्वथन, अब क्वथन क्या होता है? देखो, क्वथन को एक तरीके से आप बोल सकते हो बॉइलिंग, यानी कोई चीज क्या करती है जब बॉयल करती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर आपके पास पानी रखा है यानी कि लिक्विड है, ठीक, आपने किसी बर्तन में इकट्ठा कर दिया है, ठीक, उस बर्तन को आपने क्या दिया, हीट देना शुरू कर दिया, यानी ताप देना शुरू कर दिया। तो जब आप ताप दोगे तो ताप मान लो इस पानी का पहले से इसका खुद का तापमान मान लो 30 डिग्री सेल्सियस था। अब जब आप उसको तापमान दे रहे हो मतलब हीट दे रहे हो तो वो धीरे धीरे अपना तापमान क्या करेगा, बढ़ाएगा। 30 से जाएगा 40 पे, 40 से आएगा 50 पे, 50 से आएगा 70 पे, 70 से जाएगा 80 पे, 80 से जाएगा 100 पे। अच्छा, जैसे ही 100 पे पहुंचा ना, 100 पे क्या होगा, ये जो पानी है ना इसका अपना खुद का जो क्वथनांक पॉइंट है, यानी कि जो क्वथनांक बिंदु है वो 100 है। वो पानी आप हीट देते रहो, वो पानी 100 से ना फिर बढ़ के बेटा 101 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी का अपना क्वथनांक बिंदु ही 100 है, वो 100 पर पहुंच गया है। अब 100 पर पहुंचने के बाद भी अगर आप हीट दे रहे हो तो पता क्या कर रहा हो, वो अपने उस पानी को जो कि द्रव अवस्था में, वो उसको किसमें बदल रहा होगा, भाप में बदल रहा होगा। जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में नहीं बदल जाएगा तब तक वो अपने आपके द्वारा दिए गए इस तापमान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे छोटी सी बात, आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल की चार्ज फुल चार्ज होने का पॉइंट क्या होता है, 100 होता है। आप उसके बाद भी चार्जिंग पे लगाए रखो तो क्या आपका मोबाइल की जो बैटरी है, जो परसेंटेज ऑफ बैटरी है, क्या वो 110 होती है, क्या वो 120 होती है? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि 100 पे वो फिक्स्ड है, 100 पे वो फिक्स्ड है। तो पानी का जो क्वथनांक होता है, जो क्वथन यानी उबलना जो होता है, वो बेटा 100 पे फिक्स है, 100 से ऊपर नहीं जाएगा, भले आप कितनी भी बड़ी आपकी गैस चूल्हा आप लगा दो। तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदल जाएगा तब वो क्या करेगा, तब आगे की हीट को एक्सेप्ट करेगा, भाप फिर अपना हीट एक्सेप्ट करेगी। तो आप ये कह सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में जब पूरा पूरा बदल जाएगा तब आगे के आपके द्वारा आगे दी गई हीट को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में। तो पानी का अगर आप कहोगे पानी किस टेम्परेचर पर उबलता है तो आप कहोगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है पानी का, ये आप नहीं, ठीक है, पानी का जो क्वथनांक है वो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस से पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप अगर पूछोगे केल्विन में कितना है, देखो 0 पे 273 था, 0 से हम कहाँ आ गए, 100 पे आ गए, तो कितना कूद गए, 100। तो 273 से भी 100 कूद जाओ, यानी कितना हो जाएगा, 273 केल्विन प्लस 100 इसमें ऐड कर दो, टोटल हो जाएगा 373 केल्विन। समझ में आया? जब हमारा बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पे 273 दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब आप 0 से देखो 100 पे आ गए तो दो यानी 100 बढ़ गया ना, तो 273 में भी 100 बढ़ा दो, तो यानी पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और केल्विन पे कितना होता है, 373। ये दोनों बेटा होते हैं आपस में बराबर होते हैं। बात समझ गए? ठीक है, तो आपका पानी का जो आपका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और क्वथन क्या होता है, पानी का उबल जाना। ठीक, चलो अब एक अगला उदाहरण लेता हूं जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। चौथा, ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया है वो आपके घर में लगभग रोज होती होगी। आपने अपने घर में कपूर देखा है, जो आपके घर में मम्मी पूजा पाठ के लिए क्या करती, जलाती हैं। तो कपूर कैसा होता है, ठोस होता है। ठीक, देखा होगा व्हाइट व्हाइट होता है। उस ठोस को जब क्या किया जाता है, जलाया जाता है, तो हमारा विज्ञान क्या कहता है, किसी भी ठोस को जब आप
टेम्परेचर दोगे तो ठोस किस में बदल जाएगी? द्रव में। ठीक, फिर द्रव को अगर आप आगे टेम्परेचर दोगे तो किस में बदल जाएगी? गैस में। यही पढ़े हो ना। लेकिन जो कपूर होता है वो जलाने पर ठोस से डायरेक्ट बेटा गैस में चला जाता है। द्रव वाली सिचुएशन उसके पास नहीं होती। द्रव वाले या द्रव में आना है इसका इम्पॉसिबल होता है, द्रव में नहीं आता है, सीधे कहाँ जाता है? ठोस से गैस में जाता है। ऐसे पदार्थ को बेटा बोलते हैं ऊर्ध्वपाती। ऊर्ध्वपाती पदार्थ बोलते हैं और ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा ऊर्ध्वपातन। ठोस से डायरेक्ट गैस जो पदार्थ ये काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपाती। और जो ये पूरी प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ऐसे में क्या आता है तुम्हारा? पहला कपूर हो गया, दूसरा आता है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, या तीसरा आता है आपका नेफ्थलीन की गोली आती है, नेफ्थलीन की गोली आती है। ठीक, ये सब क्या होते हैं आपके? और एक और नाम याद कर लेना, आयोडीन। आयोडीन पता है क्या होता है? जो आप नमक खाते हो उस नमक में जो आपका एक पदार्थ पड़ा होता है उसको आयोडीन बोलते हैं। इसकी कमी से घेंघा रोग भी होता है, छोटी सी बात जान लो। तो कपूर ऊर्ध्वपाती पदार्थ NH4 ऊर्ध्वपाती, नेफ्थलीन ऊर्ध्वपाती, आयोडीन ऊर्ध्वपाती। ऊर्ध्वपाती क्या होते हैं? ठोस में ये होंगे, इनको जब आप गर्म करोगे सीधे किस में चले जाएंगे? गैस में। तो इस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन और इस पदार्थ को ऊर्ध्वपाती पदार्थ बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अवस्था परिवर्तन चक्र। अवस्था परिवर्तन चक्र कि ये जो अवस्था परिवर्तन होता है उसका चक्र क्या है? अवस्था परिवर्तन चक्र यानी एक साइकिल होती है। साइकिल में अगर मैंने एक चीज लिखी, मान लो यहां पर मैंने लिखा ठोस, जिसको इंग्लिश में मैं लिखता हूं सॉलिड, और यहां मैंने लिखा द्रव यानी जिसको मैंने लिखा लिक्विड, और यहां लिखा मैंने गैस। अब होगा क्या बेटा? समझो, आपको पता है कि जब आप एक ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे भी ले लेते हैं, मैं किसको ले रहा हूं? मान लो आपके पास है बर्फ। ठीक, अच्छा बर्फ कैसी होगी? आप कहोगे ठोस। अगर आप बर्फ को गर्म करो यानी आप उसको तापमान दो तो बताओ किस में बदल जाएगी वो? द्रव में। उसी तरीके से जब आप ठोस को गर्म करोगे तो किस में बदलेगा वो? द्रव में। यानी जब आप ठोस को क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो, यानी उसको आप क्या कर रहे हो? तापमान दे रहे हो, तो किस में बदल रहा है? आपका द्रव में बदल रहा है। और द्रव में बदलने को क्या बोलते हैं? आप किस कह सकते हो? गलना बोलते हैं, यानी गलन बोल सकते हैं, गलन बोल सकते हो, या आप उसी को क्या बोल सकते हो? इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे फ्यूजन, यानी वो चीज क्या कर गई? टूट गई। यानी कि ठोस जो कि सॉलिड थी वो गल करके किस में बदल गई? द्रव में। ऐसे यहां भी तो होगा, आपकी जो बर्फ है गल करके किस में बदलती? द्रव में बदलती है। तो यहां पर क्या हो गया? गलन हो गया। ठीक, अब द्रव आ गया है। अब द्रव को अगर हम ताप देंगे तो द्रव फिर किस में बदलेगा? बताओ? गैस में। तो द्रव का गैस में बदलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्रव का किस में बदल रहा है? वो गैस में। तो आप बताओगे कि द्रव गैस में कैसे बदल रही? क्योंकि उसका क्या हो रहा है? आप उसको टेम्परेचर मतलब देते रहोगे तो धीरे धीरे क्या होगा? उसका वाष्पीकरण होना शुरू हो जाएगा। यानी क्या हो गया? वाष्पीकरण, यानी वो भाप बन गई। ठीक, इतना समझ में आया? वैसे यहां भी जब आप द्रव को ज्यादा आप गर्म करोगे तो किस में बदल जाएगी? वो भाप में बदल जाएगी, यानी पानी की जो भाप बोलोगे। ठीक, तो ठोस को गर्म किया यानी टेम्परेचर दिया तो द्रव में, और द्रव को जब हमने गर्म किया तो किसमें? भाप में बदल गई। अब अगर आप भाप को क्या कर सकते हो? भाप को मान लो यहां तक हमको लाना है, एक हम क्या चला रहे हैं? साइकिल चला रहे हैं। तो जब आप गैस को पकड़ करके आप उसका क्या कर दोगे? डिपोजिशन कर दोगे, यानी उसको बोलते हैं निक्षेपण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे निक्षेपण। जब आप उसका निक्षेपण कर देंगे तो गैस जो है किसमें बदल जाएगी? ठोस में। तो ठोस का द्रव, द्रव का गैस, गैस का ठोस। ये क्या एक तरीके से है बेटा? ये एक तरीके से साइकिल है। साइकिल चलिए गोल गोल घूम रहा है ना, उसी तरह गैस को यानी उस पानी की भाप को फिर से आप पकड़ के क्या कर दोगे? जब निक्षेपण कर दोगे तो किसमें बदल जाएगी? आपकी
बर्फ में। ठीक, तो इतना समझ में आया कि ठोस का द्रव, ठोस का द्रव, द्रव को गैस, गैस को फिर से हमने किस में बदल दिया, ठोस में। ठीक, अब एक चीज समझो, अगर हमने मान लो किसी ठोस वस्तु को अगर हमने डायरेक्ट किस में बदल दिया, गैस में। तो अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था, ऊर्ध्वपाती पदार्थ आए थे ना, यानी कपूर को आपने जब जलाया तो सीधे गैस में चले गए, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी गैस से ठोस निक्षेपण, ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन। ठीक, ऊर्ध्वपाती पदार्थ ये काम करते हैं। अब अगर सोचिए, देखो, अगर मान लो आपके पास भाप है, पानी को आपने गर्म किया, पानी भाप बन गया, भाप को अगर आप पकड़ो, यानी जैसे होता है ना घर में खाना पीना बनता है तो जो चीजें गर्म होती हैं, गर्म होती है तो भाप निकले, उसके ऊपर कोई थाली रख दो तो थाली के अंदर वाली सतह पर क्या करती है, वो भाप चिपक जाती है। तो गैस को अगर आप सीधे द्रव में बदलो, यानी कि गैस अगर है आपके पास, पानी की भाप अगर आप उसको द्रव में बदलते हो, उस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। और बारिश का जो होना होता है ना, वो इसी प्रक्रिया से होता है, संघनन से। यानी कि द्रव से गैस, वाष्पीकरण, गैस से द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है, आपका संघनन कहलाता है। अच्छा, मान लो हमारे पास पानी है, उसको हम वापस अगर जमाना चाहें, यानी अगर हम वापस जमाना चाहें तो आप कौन सी प्रक्रिया बोलोगे कि द्रव को आप किस में कर रहे हैं, यानी कि फिर से ठोस में कर रहे हैं, तो फिर से ठोस में प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जमाना या जमना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक, यानी कि वो चीज क्या करके फिर से जम गई, यानी फिर से ठोस में परिवर्तित हो गई। ठोस का एक बार रिपीट करता हूं, ठोस का द्रव गलन, द्रव का ठोस जमना, द्रव का गैस, द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण, गैस का फिर से द्रव बदलना संघनन, ठीक है, गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण, और ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। इतना पूरा क्लियर हुआ? ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दाब परिवर्तन का प्रभाव। यानी दाब, दाब मतलब प्रेशर, दाब मतलब प्रेशर। अगर दाब आप लगाओगे तो दाब का कितना परिवर्तन पड़ेगा। देखो, कभी कभार क्या होता है ना, आपके जब आप मान लो जैसे अभी गर्मी का समय है तो आप कभी कभार क्या करोगे, टेम्परेचर की वजह से नहीं परेशान होते हो, इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि आपको गर्मी लगने लगती, पसीने निकलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो, दाब का परिवर्तन होना, यानी दाब का बढ़ जाना, तो कहीं न कहीं टेम्परेचर वाला मामला फील हो रहा है, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ता है तब भी तो आप परेशान होते, तब भी पसीने होते हैं। तो जब आपका दाब बढ़ेगा तो होगा क्या कि आपके शरीर में खुद ब खुद टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये कहा जाए कि दाब परिवर्तन के प्रभाव में, अगर आप ये लिखो, यदि तापमान घटाया जाए और दाब बढ़ाया जाए तो गैस द्रव में बदल सकती है। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर घटा दिया जाए, यानी टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर घटा दिया जाए और प्रेशर बढ़ा दिया जाए, प्रेशर बढ़ गया तो गैस जो होगी किस में बदल जाएगी, गैस बदलती द्रव में। तो आप यहां मैं लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में, गैस जो होगी किस में बदल जाएगी बेटा, द्रव में। कब टेम्परेचर घटा दो, प्रेशर बढ़ा, पी फॉर प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, टी फॉर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर घटा दो, प्रेशर बढ़ा दो, तो आपकी जो गैस है किस में बदल जाएगी, द्रव में। और गैस द्रव में बदल जाए, गैस द्रव में बदल जाए मतलब क्या होता है, संघनन। तो टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा, गैस द्रव में, तो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, संघनन। एक तरीके से ये भी याद रखो, टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा, तो संघनन। ठीक, और उसी को ही बोलते बारिश हो जाना बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दाब बढ़ाने से कण पास पास आ जाते हैं और अंतराणुक बल बढ़ जाता है। तो यानी सोच के देखो, दूसरा पॉइंट, अगर आप क्या करोगे, दाब बढ़ाओगे मतलब कोई चीज दूर दूर है, तो अगर आप उसको दबाना शुरू कर दो तो सोचो उसके कण कहाँ आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। कण कण अगर पास पास आ रहे हैं तो इसका मतलब सोचो क्या बढ़ेगी, कणों की जो बीच की जो दूरी है, डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो दूरी क्या करेगी, घटेगी। अगर दूरी घटेगी तो कणों के बीच लगने वाला बल क्या करेगा, बढ़ जाएगा। मैंने बताया था ना कि जो आपका बल होता है वो और दूरी के बीच का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा उल्टा संबंध होता है। अगर एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो दूरी घट रही है तो बल क्या कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और बल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि दबाव क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। दबाव बढ़ रहा है तो मतलब कणों के बीच की दूरी क्या हो रही, कम हो रही है। ठीक, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, अब एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं ड्राई आइस, यानी शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ,
शुष्क बर्फ आपने देखा, एक तो बर्फ आपके फ्रिज में जमती है तो वो बिल्कुल ठोस होती है, एक बर्फ वो होती है जैसे लोग जाते हैं हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ बर्फ बिल्कुल जैसे पाउडर के फॉर्म पे होती है, उस पाउडर के फॉर्म को वो लेकर के खेलते भी, एक दूसरे के ऊपर मारते भी, उस बर्फ को पकड़ के जमा दो तो क्या कहते हैं ठोस भी हो जाती है, ये आपने देखा होगा। उसको ही बोलते हैं क्या, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अगर आपकी जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, ठोस है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ठोस हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, शुष्क बर्फ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शुष्क बर्फ क्या होती है तो आप कहोगे कि जी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं, ठीक। इससे उच्च दाब पर संग्रहित, उच्च दाब का मतलब इसमें ना प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इस प्रेशर को बढ़ा करके इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट अगला पॉइंट है आपका वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि कुछ चीजें होंगी जो वाष्प में बदलेंगी। तो जैसे पानी को जब गर्म किया था तो किसमें बदल गया था, गैस में, उसी को ही बोलते वाष्प में बदल जाना, वाष्पीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक। तो होता क्या है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प परिवर्तन होने की प्रक्रिया, यानी क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में, यानी कि जब भी आपका जो द्रव होता है, यानी कि लिक्विड, पानी आप समझ लो, जब भी आपका जो द्रव होता है वो भाप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, तो द्रव का भाप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, वाष्पीकरण। जैसे देखा होगा इस समय गर्मी ज्यादा होती है तो कहीं छत पे अगर आपका पानी गिर गया है तो आप देखोगे थोड़ी देर में वो पानी क्या होता है, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूरज की सीधी किरणें जब उसके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, तब टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ गया तो जो आपका पानी है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो गया, आपके भाप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। अच्छा, यह एक कैसी प्रक्रिया है, सतह की प्रक्रिया। सतह का मतलब क्या होता है मैं बता दूं, यह एक कैसी है, सतही प्रक्रिया है। जैसे है क्या, मान लो आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में आपने पानी भर के रखा है और ऊपर मान लो सूर्य निकला है, सूरज देवता निकले हैं, तो सूरज देवता क्या करेंगे, जब इनकी किरणें क्या करती हैं इस द्रव की सतह पर जब पड़ती हैं तो ये वाली सतह क्या करती है, गर्म होती है, इसके नीचे वाला ठंडा रहता है, इसकी सतह गर्म होगी तो जो गर्म होगी उसका तापमान बढ़ जाएगा, वो धीरे धीरे अपनी सतह को छोड़ के क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो एक सतह चली गई, अब इसके बाद दूसरी सतह गर्म होगी, दूसरी सतह भी चली जाएगी, तो क्या हो रहा है, ये सतह यानी लेयर टू लेयर हो रहा है, मतलब एक साथ पूरा पानी जो हो रहा है गर्म नहीं हो रहा, पानी की केवल क्या हो रही है, सतह गर्म हो रही है, जिसकी वजह से पानी क्या कर रहा है, भाप में बदलना शुरू हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। अब इस वाष्पीकरण को कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं। अच्छा, एक चीज आपने देखा है, कभी आप जलती हुई चीज खाओ, मतलब कोई चीज बहुत गर्म हो, जैसे चाय बहुत गर्म हो, तो चाय आपने जिस बर्तन में लिया है उस बर्तन की बजाय अगर आप उसको चौड़े बर्तन में ले लो, यानी कि ऐसे बर्तन में लो जिसका सतह क्या हो जाए ज्यादा, तो वाष्पीकरण क्या होता, तेज हो जाएगा और आपकी चाय है जो जल्दी ठंडी हो जाएगी, आपने महसूस किया होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपका सतह का क्षेत्रफल, यानी कि अगर आप अपनी सतह का क्षेत्रफल क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, सतह का अगर आप क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो जो आपका वाष्पीकरण होगा ना वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया तो वाष्पीकरण क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, सतह के क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, एरिया अगर बढ़ गया, वेपराइजेशन का वी बोल दो, तो वेपराइजेशन क्या करेगा, बढ़ जाएगा, यानी उसको ज्यादा जगह मिल गई क्या करने के लिए, उसके जो कण है उनको ज्यादा ऊपर निकलने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है द्रव्य तापमान। अगला पॉइंट है दूसरा है तापमान। तापमान के बारे में आप क्या बोलेंगे कि तापमान अगर आप बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाने से क्या करें, दर बढ़ जाती है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। आप देखो ना, अगर मान लो सूरज की रोशनी कम पड़ रही है, सूरज की रोशनी कम पड़ रही है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे होगा, ठीक है। लेकिन अगर सूरज की रोशनी बढ़ गई, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, तो सतह के जो कण होंगे द्रव के क्या करेंगे, फटाफट वो निकल जाएंगे, ठीक। तीसरी चीज होती है आर्द्रता। आर्द्रता कभी फील किए हो, आर्द्रता, आर्द्रता क्या होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे पर्यावरण में जब क्या होती है,
प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे प्रेशर बढ़ने से यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, यानी पानी की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे अभी गर्मी में इस समय तो आपकी सूखी गर्मी पड़ रही है, लेकिन जब आप जुलाई और सितंबर में जाओगे तो उस समय पता क्या होता है, हमारा मौसम गर्म तो होता है, लेकिन उस मौसम में क्या होता है, एयर के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा होते हैं, उस गर्मी को चिपचिपी गर्मी कहते हैं। तो उसको ही बेटा आर्द्रता बोलते हैं, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में पानी की मात्रा का इकट्ठा हो जाना, उसको ही बोलते हैं आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी। तो अगर आपके हवा में नमी ज़्यादा हो जाएगी तो ये वाष्पीकरण क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो नमी ज़्यादा होने पर, नमी ज़्यादा होने पर जो वाष्पीकरण की दर है ना, वाष्पीकरण की जो दर होती है वो क्या करती है, घट जाती है। अब मतलब समझना, अगर वाष्पीकरण क्यों होता है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा सूखापन है तो हमारी जो सूरज की लाइट जब उस पर पड़ती है तो बाहर पूरा सूखा है, तो सूरज की लाइट जब पड़ती है तो जो द्रव के जो कण होते हैं फटाफट वो निकल के चले जाते हैं। लेकिन अब सोचो, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा है ऑलरेडी पहले से, तो सूरज की रोशनी भी पड़ेगी बट लेकिन वो कण उठ करके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी पहले से नमी मौजूद है ना। तो ये क्या होता है, अगर बाहर नमी ज्यादा है तो वाष्पीकरण बहुत धीरे धीरे होता है, स्लो होता है। जितनी जल्दी इस समय सूरज की रोशनी से कपड़े सूखते, इतनी जल्दी आपके कपड़े जुलाई और अगस्त में या सितंबर में नहीं सूखते। क्यों? क्योंकि इस समय गर्मी ज्यादा है, बाहर एयर के वाटर के पार्टिकल नहीं है। लेकिन उस समय क्या होता है, एयर में, हवा में इतनी ज्यादा नमी होती है कि आपके कपड़ों पर धूप तो पड़ती है, लेकिन वो धूप उन पानी के पार्टिकल को खींच के लेके नहीं जा पाते। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगला है चौथा, वायु की गति। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर धूप भी पड़ रही है और हवा तेज भी चल रही है तो क्या होगा, चीजें जल्दी सूखती हैं। ठीक, जल्दी सूखेंगी, केवल अगर धूप पड़े तब भी सूखेंगी। लेकिन अगर धूप के साथ साथ यानी सूर्य की रोशनी के साथ साथ अगर ज्यादा तेज हवा चल रही है तो कपड़े सूखने की जो प्रोसेस होती है ना, बहुत तेज हो जाती है। तो ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले इतने कारक है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दो, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ा दो तो वाष्पीकरण तब भी बढ़ जाएगा। आर्द्रता अगर आप बढ़ा देते हो तो वाष्पीकरण घट जाएगा। वायु की गति अगर बढ़ जाएगी, यानी वायु की गति अगर बढ़ जाएगी तो आपका वाष्पीकरण क्या करेगा बेटा, बढ़ जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई। वाष्पीकरण का मतलब है, सीधा सा समझो कि आपका द्रव का भाप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट में, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। पता है क्या होता है, फील करो। जब अगर मान लो कि आपकी खूब गर्मी पड़ रही हो, ठीक, उस खूब गर्मी पड़ रही हो और उस समय क्या हो जाए, मतलब इतनी चिपचिपी गर्मी पड़ रही हो कि आप रह नहीं पा रहे हो, बेवजह ही पसीने निकलते चले जा रहे, बैठे बैठे पसीना निकल रहा है। तो यानी कि उस समय आपके एटमॉस्फेयर में पता है बहुत नमी है, बहुत गर्मी है, चिपचिपी गर्मी है। उस समय अगर मान लो पानी बरस जाए और पानी तो ठीक है बरस जाए, उसके साथ क्या है पता, बर्फ के टुकड़े गिर जाए या बर्फ गिर जाए। पानी बरसे, बर्फ भी गिर जाए, तो बर्फ क्या होगी, सॉलिड के रूप में होगी। सॉलिड अपने आप को गलाने के लिए क्या चाहिए उसको, तापमान। तो अगल बगल जो भी तापमान होगा ना, बर्फ क्या करेगा, उसको खींच कर लेगा और अपने आप को गला देगा। तो अब सोच के देखो, एक तो बर्फ गिरेगी नहीं, ढेर सारी बर्फ गिर गई, ढेर सारी बर्फ है सॉलिड रूप में, तो सॉलिड वाली बर्फ अपने आप को जब द्रव में बदलना चाहेगी तो अगल बगल की गर्मी को खींच करके अपने में मिला लेगी, क्योंकि उसको गलना है। तो अगल बगल की गर्मी क्या हो गई, खत्म हो गई, और आपको बर्फ गिरने के बाद क्या महसूस होगी, अच्छी अच्छी कूलिंग महसूस होगी। उसी को ही बोलते वाष्पीकरण के कारण शीतलता, क्योंकि तब हमारे चारों तरफ ना थोड़ा सा ठंडक महसूस हो जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता, जो मैं बता रहा हूँ शायद आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे, जो चीज मैं आपको समझाने कर रहा हूँ। ठीक, तो वाष्पीकरण के दौरान द्रव के जो कण होते हैं अपने आसपास से ऊर्जा को खींच लेते हैं, और जब खींच लेते हैं, अब मान लो जैसे, चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। मान लो जैसे यहाँ पर आप हो, ठीक है, फिगर बना रहा हूँ, फिगर सही तो नहीं होगा, ठीक है, और जिस जगह पर आप हो उस जगह का तापमान है मान लो 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इस समय 45 डिग्री है, तो आप ना बैठे बैठे आपको पसीने हो रहे हैं। अब आप पसीने हो रहे हैं तो आप परेशान हो। जब आप परेशान हो तो उसी समय क्या हुआ, आप भी भगवान से ये दुआ कर रहे हो, कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि बारिश हो जाए। जब बारिश होगी तो बारिश के साथ मान लो इसमें क्या करे, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं। ठीक, बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं। अब बर्फ के टुकड़े जो है वो किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठीक,
तो आपको पता है ठोस अवस्था वाली बर्फ को अगर फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया जाए तो बर्फ क्या करेगी, पिघलना चाहेगी। पिघल क्यों रही, क्योंकि फ्रीजर के जगह से उसको ज्यादा तापमान बाहर मिल रहा है, तो इस बर्फ के टुकड़े को पिघलना है। तो आपकी अगल बगल टेम्परेचर 45 है, तो ये 45 डिग्री वाले टेम्परेचर को खींचेगी, खींच करके अपने आप को किस में बदल लेगी, द्रव में बदल लेगी। तो आपकी जो अगल बगल का है ना तापमान, वो 45 से क्या पता हो सकता 30 आ जाए, 25 आ जाए। जब 30-25 आ जाएगा तो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा फील होगा, ठंडा ठंडा फील होगा तो आप कहोगे कि भाई वाष्पीकरण ये जो हुआ है, यानी कि इस बर्फ ने जो वाष्पीकरण किया है, इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आ गई, ठंडक आ गई। इसको ही बोलते हैं बेटा वाष्पीकरण के कारण शीतलता आ जाना। ठीक, इतनी समझ में आई। एसीटोन देखा है, एसीटोन जो आप लोग जैसे जो लेडीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, अगर मान लो कि वो नेल पॉलिश को हटाना है तो वो एक थिनर लगाती है, थिनर में एसीटोन मिला, तो जैसे आप एसीटोन लगाते हो ना तो वहाँ ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक, ये आपने महसूस किया होगा। तो एसीटोन क्या कर रहा है, जैसे उस जगह पर जा रहा है ना, तो जो वहां पर टेम्परेचर जितना भी ज्यादा होगा उस टेम्परेचर को खींच लेता है। जब खींच लेता है तो उस जगह पर हमें ठंडी महसूस होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे आप परफ्यूम लेते हो, परफ्यूम को अगर आप मान लो कहीं बॉडी पे मारो तो उस जगह पर ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठंडा क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि जो उसमें एसीटोन पड़ा है, जो शीतलता पड़ी है, वो उस जगह की टेम्परेचर को या उस जगह के पानी के पार्टिकल को क्या कर खींच ले, जिसकी वजह से वहां क्या महसूस हुई, ठंडक महसूस हुई। ठीक, और दूसरी चीज, जैसे अगर मान लो जैसे सभी के घर में क्या होता है, मटका होता है, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन का जो घड़ा होता है, उसमें क्या होता है, अगर आप ये चीज महसूस की, जैसे गर्मी के समय में मटके के जो छोटे छोटे, जैसे मान लो मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर अच्छा तो नहीं होगा, ये मान लो एक मटका है। लोग कहते हैं मटके का बर्तन अपने आप ठंडक क्यों पैदा करता है। अच्छा बताओ, मटके वाला या जो मटका है वो किससे बना है, मिट्टी से। तो मिट्टी के छोटे छोटे कण होंगे, इन छोटे छोटे कणों ने मिलकर के क्या किया होगा, इस मिट्टी के घड़े को बनाया होगा। मिट्टी के एक कण, मान लो ये है मिट्टी का एक कण, ये दोनों के बीच में क्या है, गैपिंग। अब दोनों के बीच में गैपिंग है तो एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, दोनों के बीच में गैपिंग, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, दोनों के बीच में गैपिंग, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, दोनों के बीच गैपिंग। उन गैपिंग में पता क्या भरी होगी, वो भरी होगी हवा। अब हवा जो होती है वो ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक, कुचालक का मतलब होता है जो ऊष्मा को न अंदर से बाहर जाने दे, ना बाहर से अंदर आने दे। तो मान लो आपके अगल बगल का टेम्परेचर है, मान लो 40 डिग्री है, बहुत गर्म है, आपने अभी अभी पानी भरा है, अब उस पानी का टेम्परेचर क्या है, मान लो 30 डिग्री है। पानी का टेम्परेचर 30, बाहर है 40, तो अंदर की गर्मी बाहर की गर्मी अंदर जाना चाहेगी, लेकिन ये जो मिट्टी के कणों के बीच में जो हवा है ना, ये हवा नहीं जाने देती है। ठीक, क्योंकि जो छोटे छोटे छिद्र होते दिखाई नहीं देते हैं, वो छिद्र इस गैस को या इस ऊष्मा को अंदर नहीं जाने देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अंदर वाले जो ताप है 30 डिग्री वाला, ये बाहर आना चाहिए, लेकिन वो बाहर भी नहीं आने देंगे, इसलिए आपके घड़े के अंदर जो है पानी जो रहता है शीतल यानी ठंडा बना रहता है। ठीक, ये बात समझ में आई। ठीक है, ये नेचुरल कूलिंग है, ये मिट्टी की ऐसी खुद की बनावट है जिसकी वजह से पानी के अंदर शीतलता क्या रहती है, बरकरार रहती है। ठीक, अब इसके और उदाहरण है, शीतलता के अन्य उदाहरण, जैसे हम लोग क्या पहनते हैं, गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। जैसे अब इस समय गर्मी चल रही है तो इसमें सूती कपड़े पहनते हैं, और ज्यादातर कैसे कपड़े पहनते हैं, सफेद पहनते हैं या लाइट रंग के पहनते हैं, सफेद सूती कपड़े और सफेद। सफेद होता है या बहुत लाइट रंग का होता है, हम लोग चटक कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक, क्योंकि गर्मियों में सूती कपड़े क्या होते हैं, गर्मियों में जो सूती कपड़े होते हैं पसीने को सोख लेते हैं, पसीने को सोख लेते हैं। ठीक है, और वो वायुमंडल पसीना जो होता है वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, यानी उन्होंने सोख लिया, और उस सोखने के बाद जो पानी था वो सूती कपड़े में फंस गया, और जब धूप पड़ी तो वो आसानी से क्या कर गया, निकल गया। ठीक, तो जिससे शरीर को क्या मिलती है, शीतलता। तो कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि गर्मियों में व्यक्ति जो होता है बहुत चमकीले कपड़े पहनता है, या पॉलिस्टर के या रेयॉन के कपड़े नहीं पहनता, सूती कपड़े क्या कहते हैं, ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। ठीक, अब दूसरी जो होती है, छत पर पानी का छिड़काव क्यों कर देते हो, क्योंकि जैसे मान लो शाम को किसी को रात में सोना है, अब उसने छत मान लो गर्म है, तो छत पे जब पानी छिड़क देता है तो जो पानी होता है ना, जब उस सतह पर पड़ता है तो उस सतह की हीट को लेकर क्या करता है, उड़ जाता है, तो आपकी जो छत होती है वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। ठीक, इतना इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक लास्ट पॉइंट है वायुमंडलीय दाब। इसको बताने के बाद फिर आज का ये टॉपिक कंप्लीट और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब
यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो याद रखना कि वायुमंडलीय दाब को नापने का जो पैमाना होता वो होता पास्कल, PASCAL, और शॉर्ट फॉर्म इसको होती PA, क्योंकि पास्कल साहब ने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। ठीक, अब एक ATM यानी कि 1 ATM, ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM बराबर होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये अगर आपको रिलेशन आ जाए तो आप इसको लिख सकते हो, एक ATM बराबर इतने पास्कल होते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है वायुमंडलीय दाब, पास्कल, इतना खाली आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके साथ ही जो आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर था वो बेटा कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने हर तरीके से बताने की कोशिश करी, और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप समझदारी वाला उदाहरण जरूर दीजिएगा। अगर आप समझदार हैं तो पूरी वीडियो यानी वीडियो के दोनों पार्ट को पूरा देखेंगे, और पूरा देखने के बाद अपनी बुक को आप पीछे खोलिएगा, उसमें जो आपको प्रश्नावली मिलेगी, उसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे, उस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। क्योंकि अगर आप वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन नहीं करते हैं तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। अगर आप वीडियो देखने के बाद अगर आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको आपके क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ये चैप्टर आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 9th आप जितना अच्छे से पढ़े रहेंगे ना, तो आपको 10th यानी जो अगला साल आने वाला है उसमें जो बोर्ड के जो एग्जाम होंगे उसमें आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको भी अच्छा लगेगा कि बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आए। क्योंकि अच्छे नंबर आएंगे तो जब आप मार्कशीट लेकर के अपने पापा मम्मी के पास जाओगे तो आपको भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश्ड। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो भी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, पढ़िए, एंजॉय करिए। ठीक है, आसानी से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। ठीक है, दिल लगा करके पढ़िए। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।